हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सिद्धांत बैच के अंदर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जीएसटी के अंदर, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रोसीजरल चैप्टर है। एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए यहां पर चीजें कम है और रटने के लिए आपके पास चीजें ज्यादा है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छे तरीके से इसको कवर अप करेंगे। कौन कौन से सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहां पर मैं डिस्कस करके चलूंगा। अगर आप ये वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लेते हैं तो आपके पास ये पूरा चैप्टर अपने आप कंप्लीट भी हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। रिटर्न्स अंडर जीएसटी। आप जो भी अपनी सेल परचेस करते हो, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जो भी आपका आईटीसी है, ये आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है। और ये इंटीमेट कैसे करा जाता है, हम रिटर्न्स फाइल करते हैं। इनकम टैक्स में भी आप रिटर्न्स फाइल करते हो। जो भी आपने इनकम अर्न करी है उसका डिटेल आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करके। वैसे ही जीएसटी के अंदर आपकी जो सेल्स की डिटेल है, आपकी जो परचेजेस की डिटेल है, आपके जो आईटीसी की डिटेल है, आउटपुट टैक्स की डिटेल है, रिफंड की डिटेल है, नेट टैक्स लायबिलिटी की डिटेल है, ये सारी चीजें आप गवर्नमेंट को बताते हो रिटर्न्स के थ्रू। राइट, तो मेजरली हमारे पास यहां पर 3 रिटर्नों की बात होती है। एक हमारे पास सेक्शन नंबर 37 आउटवर्ड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती है। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती हैं। एक हमारे पास सेक्शन 38 होता है, ये हमारे पास इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती है, मतलब हमारे परचेज की डिटेल्स है। इसके बाद एक हमारे पास सेक्शन 39 आता है, ये हमारे पास हमारा मंथली रिटर्न है या क्वार्टरली रिटर्न है जो हमको फाइल करना होता है। मंथली या फिर क्वार्टरली रिटर्न होता है, मंथली या फिर क्वार्टरली रिटर्न होता है जो हम फाइल करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल देते हैं। कंप्लीट डिटेल देते हैं कि भाई हमारी सप्लाई कितनी थी, हमारी इनपुट परचेजेस कितनी थी, हमारा आउटपुट टैक्स कितना है, हमारा आईटीसी कितना है, सब कुछ। तो सेक्शन 37 में आप केवल अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो, सेल की। सेक्शन 38 जो है इनवर्ड सप्लाई का डिटेल, ये ऑटो जनरेट होता है, हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, ये ऑटो जनरेट होता है। तो बेसिकली हम सेक्शन 37 फाइल करते हैं। सेक्शन 37 में हम GSTR1 फाइल करते हैं। GSTR1 हम फाइल करते हैं, दिस इज आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल। हम हमारी सारी सेल्स के बारे में गवर्नमेंट को बताते हैं। इनवर्ड सप्लाई का डिटेल ऑटो जनरेट होता है, मतलब हमने जिन जिन लोगों से गुड्स परचेज करे हैं, हमने जिन जिन लोगों से सर्विसेज परचेज करी हैं, उन लोगों ने अपना GSTR1 भरा होगा। तो GSTR1 सप्लायर भरता है और यहां से आपके पास ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, यहां से आपको पास ऑटो पॉपुलेट हो जाता है GSTR2A, और GSTR2A से ही आपके पास GSTR2B आ जाता है। और 2B में आपके पास जो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है, उसी के बेसिस पर आप आईटीसी क्लेम कर पाते हो। 2B में जितनी भी आपकी परचेजेस आ रही हैं, उन परचेजेस पे जो आपने जीएसटी पे किया है या करना है, उसका आईटीसी आप क्लेम कर पाते हो। ठीक है, तो आपने जिनसे गुड्स खरीदे हैं, आपने जिनसे सर्विसेज ली हैं, वो अपना GSTR1 फाइल करेंगे, क्योंकि जिनसे आपने सर्विसेज ली हैं, जिनसे आपने गुड्स लिए हैं, ये उनके लिए आउटवर्ड सप्लाई है। और आउटवर्ड सप्लाई के लिए हम GSTR1 भरते हैं। उसका आउटवर्ड सप्लाई आपके लिए इनवर्ड सप्लाई है। जैसे मान लो आपने मुझे गुड्स बेचे, तो आपका आउटवर्ड सप्लाई है, मेरा इनवर्ड सप्लाई है। आप अपने आउटवर्ड की सप्लाई दोगे सेक्शन 37 GSTR1 के अंदर। तो आपने जैसे ही GSTR1 में डाला कि हमने जसमीत सर को गुड्स बेचे हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट वो इंफॉर्मेशन मेरे पास भेज देगा GSTR2A और 2B में। मतलब रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल कहीं नहीं डालनी होती है, ये गवर्नमेंट ऑटो पॉपुलेट करवा लेती है सप्लायर की इंफॉर्मेशन से। और 3B इसके बाद हम फाइल करते हैं, 3B इसके बाद हम फाइल करते हैं सेक्शन 39 के अंदर। ये एक समराइज्ड रिटर्न होती है, जिसमें आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताते हो, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल बताते हो, आउटपुट टैक्स बताते हो, आईटीसी बताते हो, नेट टैक्स लायबिलिटी बताते हो। ये सारा कार्यक्रम आप 3B में करते हो। ठीक है, ये 3 रिटर्नें आपके लिए मेन है।
इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे GSTR1 की। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा बेटा GSTR1 की। GSTR1 फर्निशिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। किसको किसको GSTR1 भरनी होती है? तो कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR भरनी है, और जो कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो CTP है, उसे भी क्या करना है? उसे भी आपका GSTR1 भरना है। अब किसको GSTR1 नहीं भरना? सर, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो नहीं भरेगा, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो नहीं भरेगा, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स दे रहा है वो नहीं भरेगा, जो TDS काटने के लिए GST में रजिस्टर हुआ है वो नहीं भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं भरेगा, और जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज देता है, ये लोग आपके क्या नहीं भरेंगे? सर, ये लोग आपके नहीं भरेंगे। ये लोग आपके नहीं भरेंगे क्या? GSTR1। ये लोग आपका GSTR1 नहीं भरेंगे। ड्यू डेट क्या रहती है? सर, ड्यू डेट क्या रहती है? R1 फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 1st से लेकर 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। यानी कि जो मई महीने का, मान लो मई 23 है, तो मई 23 की R1 मुझे फाइल करनी होती है अप टू 11th ऑफ जून। जून की मेरे को फाइल करनी होती है अप टू 11th ऑफ जुलाई। जुलाई की मेरे को फाइल करनी होती है अप टू 11th ऑफ अगस्त। तो अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करनी होती है। लेकिन अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक था, पिछले साल का टर्नओवर आपका 5 करोड़ रुपए तक था, तो सरकार आपको ऑप्शन देती है कि आप QRMP स्कीम ले सकते हो। QRMP स्कीम क्या होता है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब रिटर्न आप क्वार्टरली भरते हो लेकिन टैक्सेस आप मंथली पे करते हो। तो सर, अगर पिछले साल का टर्नओवर आपका 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, पिछले साल का टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न भरने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आपने QRMP फॉलो करा है तो आपको अगले महीने, क्वार्टर के बाद जो महीना आएगा वहां पर 13 तारीख तक रिटर्न भरनी है। क्वार्टर के बाद जो महीना आएगा उसकी 13 तारीख तक आपको रिटर्न भरनी है। तो जैसे मान लीजिए आपने QRMP ऑप्ट कर लिया, आपने QRMP ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है। अप्रैल में जून क्वार्टर की रिटर्न आप कब भरोगे? सर, आप भरोगे 13th ऑफ जुलाई को। आप जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न कब भरोगे? सर, 13th ऑफ अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कब भरोगे? सर, 13th ऑफ जनवरी को। और सर, जनवरी फरवरी मार्च की कब भरोगे? सर, 13th ऑफ अप्रैल को। तो अगले महीने की 13 तारीख को आपको रिटर्न फाइल करके चलना है। अगर आपने QRMP ऑप्ट किया तो अप्रैल में जून की 13 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर की 13 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 13 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च की 13 अप्रैल। और अगर आपने QRMP ऑप्ट नहीं किया, तो ये आपको मंथली भरनी होती है। और मंथली कब तक भरनी होती है? अप टू 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अप टू 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको ये भरनी होती है। याद रहेगी मेरी बात? ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है नील GSTR1। अगर आपने कोई परचेस करी ही नहीं, तो जैसे मान लो मई महीने में आपकी परचेस जीरो है, मई महीने में आपकी इनवर्ड सप्लाई जीरो है, आपने कोई भी परचेज नहीं करी, ना आपने गुड्स खरीदे, ना आपने सर्विसेज खरीदी, कुछ नहीं खरीदा आपने, कुछ नहीं, आपकी इनवर्ड सप्लाई जीरो है, तो उस केस में भी आपको नील रिटर्न फाइल करनी होती है, नील GSTR1 फाइल होनी होती है। आपको नील GSTR1 फाइल करनी होती है। मैंने क्या बोला कि अगर आपकी किसी महीने इनवर्ड सप्लाई जीरो है तो आप R1 फाइल करने से बच नहीं सकते। उस केस में आपको नील GSTR1 फाइल करना होगा। नील GSTR1 फाइल करने के लिए आपको सरकार ने एक SMS फैसिलिटी दी है कि आप SMS के थ्रू अपनी R1 क्या कर सकते हो? फाइल कर सकते हो। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू SMS भेज के अपना R1 फाइल करवा लेना है। पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपका जो R1 है उसकी डेट एक्सटेंड करी जा सकती है। कमिश्नर ऑफ स्टेट, कमिश्नर ऑफ UT GST के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? वो आपका R1 फाइल करने का डेट एक्सटेंड कर सकता है।
अब सर आपको जो डिटेल्स देनी होती है R1 में वो कैसी देनी होती है? जो आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करी है उसकी आप डिटेल इनवॉइस वाइज देते हो। जो रजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने सप्लाई करी है उसकी डिटेल आप हमेशा कैसे देते हो? उसकी डिटेल्स आप हमेशा रिटर्न इनवॉइस वाइज फाइल करते हो, राइट? एक एक इनवॉइस का डेटा सरकार को देते हो, जो आपने विद इन द स्टेट बेचा है या फिर आउटसाइड द स्टेट बेचा है। तो जो आपकी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई है वहां पर इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। अब अगर आपने इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को माल बेचा है जिसकी वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, आपने इंटरस्टेट माल बेचा है 2,50,000 से ज्यादा, तो उसकी डिटेल भी इनवॉइस वाइज जाएगी। कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे सकते हो, मतलब सारी इनवॉइसेस का डेटा एक साथ प्लस करके टोटल में बता सकते हो कितनी आउटवर्ड सप्लाई है। विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है जो आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को जहां पर इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड नहीं करता। आपने जितने डेबिट और क्रेडिट नोट इश्यू करे हैं उन डेबिट और क्रेडिट नोट का डिटेल भी आपको कैसे देना होता है? इनवॉइस वाइज ही देना होता है। तो जितने भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपने इश्यू करे हैं उनका डेटा भी आप इनवॉइस वाइज ही दे देंगे, ठीक है? इसके बाद क्या कहता है? सर इनवॉइस कैन बी अपलोडेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द R1। तो आप पोर्टल पे जाके एक एक इनवॉइस को भी अपलोड कर सकते हो। इनवॉइस अपलोड करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने बिल की स्कैन कॉपी अपलोड कर दी, नहीं, आपसे जो जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो डिटेल्स आपको ऑनलाइन फर्निश करनी होती है। इनवॉइस का नंबर, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, गुड्स की वैल्यू क्या है, गुड्स का HSN क्या है, रेट ऑफ जीएसटी क्या है, अमाउंट क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी का रेट क्या है, ये सारी चीजें आपको देनी है। इनवॉइसेस को आप मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हो कितने भी नंबर ऑफ टाइम तक, till the submission of R1 of the tax period. The uploaded invoice details are in a draft version till the GSTR1 is submitted and can be changed irrespective of the due date. तो आप R1 की डिटेल्स को कितनी बार भी मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद इसको आप इग्नोर करो। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ अमेंडमेंट और द करेक्शन एंट्री। स्कोप ऑफ अमेंडमेंट और द करेक्शन एंट्री, तो R1 आपको अमेंडमेंट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11 ऑफ द GSTR1 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट इन द डिटेल्स ऑफ द टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन द अर्लियर पीरियड। तो पिछले टैक्स पीरियड में लेट्स से आपने मई का रिटर्न फाइल करते वक्त कोई मिस्टेक कर दिया था, मई का रिटर्न फाइल करते वक्त कोई मिस्टेक कर दिया था और आपको यह मिस्टेक आइडेंटिफाई हुआ अगस्त के महीने में। तो अब आप जब अगस्त के महीने की रिटर्न फाइल करोगे, अगस्त के महीने का R1 फाइल करोगे, तो टेबल नंबर 9, 10, 11 में आप अमेंडमेंट कर सकते हो जो आपने मई का रिटर्न फाइल किया था। The details of original debit note, credit note, refund voucher issued by the taxpayer in the current tax period. Also, the revision in the debit note, credit note, refund voucher issued in the earlier tax period are required to be shown in the table number 9. Ordinarily, in the amendment table, the supplier is required to give details of the original invoice and the particular of which have been wrongly entered in the R1 of the earlier month and now sought to be amended. तो कौन से इनवॉइस में गलती थी, गलत अमाउंट क्या थी, गलत जीएसटी क्या था वो बताना है, और क्या अमेंडमेंट आप चाह रहे हो आपको वो बताना है। However, it may happen that supplier altogether forget to include the entire invoice while furnishing the R1. अब मान लो आपने R1 मई का R1 भरते वक्त कोई इनवॉइस अपलोड ही नहीं करा, आपने मई का जब R1 भरा तो कोई इनवॉइस आपने अपलोड ही नहीं करा, मतलब वो इनवॉइस मिस हो गई थी, तो आप उस मिसिंग इनवॉइस को भी क्या कर सकते हो, इसी अमेंडमेंट टेबल के थ्रू को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप R1 फाइल करते हो, आपकी R1 की डिटेल को 2A के अंदर हम सप्लाई कर देते हैं नॉर्मल सप्लायर को, 4A के अंदर हम सप्लाई कर देते हैं जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है। तो जैसे ही आपने R1 फाइल किया, R1 की इंफॉर्मेशन 2A में और 4A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी और वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी रिसिपिएंट को। तो मैंने आपको गुड्स भेजे, तो मैंने जैसे ही अपना R1 भरा, इस R1 से आपके पास एक 2A आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि जसमीत से आपने कितने अमाउंट का गुड्स परचेस किया। इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका सप्लायर सारी इनवॉइसेस अपलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके पास कोई रेक्टिफिकेशन है, मतलब इनवॉइस में कोई गलती है, रिटर्न भरते वक्त कोई गलती हो गई, उस रिटर्न को आपको रेक्टिफाई करना है। तो रिटर्न को आप रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो, डेट ऑफ फाइलिंग द मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ, इसको ठीक कर लो, यहां पे ठीक कर लो,
रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हो अप टू 30th नवंबर, अप टू 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अप टू 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक, अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो यहां पे इसको कट करके यहां पे 30th नवंबर कर लेना, 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अदर पॉइंट्स, GSTR1 needs to be filed even if there is no business activity, that is nil return, तो ये बात मैंने आपको बता दी। टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर द वॉलंटरली कैंसिलेशन हैव टू फाइल द R1 फॉर एन एक्टिव पीरियड। तो अगर आपने कैंसिलेशन करा भी लिया रजिस्ट्रेशन का, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था उतने टाइम पीरियड की आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है 15 सितंबर 2023 को, तो 1 सितंबर 23 से लेकर 14 सितंबर 23 आपका एक्टिव पीरियड था। इस एक्टिव पीरियड का R1 आपको फाइल करना पड़ेगा। इन केस वेयर अ टैक्स पेयर हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम द नॉर्मल स्कीम टू द कंपोजिशन स्कीम, R1 will be available for filing only for the period during which the taxpayer was under a normal scheme. Obviously, अब मान लो पिछले साल 22-23 में आप नॉर्मल स्कीम के अंदर थे और 23-24 में आपने क्या किया, 23-24 में आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली, तो सर 22-23 के मार्च महीने का जो R1 है वो फाइल होगा यहां पर। मार्च महीने का R1 यहां पर फाइल होगा 11 अप्रैल 23 को, और 11 अप्रैल 23 को भले आप कंपोजिशन में थे, आप पिछले टैक्स पीरियड का GSTR1 फाइल कर सकते हैं। आपको भी मैंने बताया था कि जो लोग कंपोजिशन में होते हैं उनको R1 फाइल नहीं करना होता, लेकिन भले आप कंपोजिशन में हो, लेकिन पिछले टैक्स पीरियड जिसमें आप नॉर्मल स्कीम में थे उसका R1 आप फाइल कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका करंट स्टेटस कैसा है, कंपोजिशन वाला है। ब्लॉकिंग ऑफ GSTR1, कब आप R1 फाइल नहीं कर पाओगे, कब आप R1 फाइल नहीं कर पाओगे? अगर आपने QRMP ऑप्ट नहीं किया, इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द QRMP, आपने QRMP ऑप्ट नहीं किया, सच रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फर्निश द 3B ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ। आपने पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया, पिछले महीने का 3B फाइल नहीं करा, तो इस महीने का R1 आप फाइल नहीं कर सकते। अभी चल रहा है मान लीजिए अक्टूबर का महीना, तो अगर आपने सितंबर का 3B फाइल नहीं करा तो आप अक्टूबर का R1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने QRMP ऑप्ट की है तो पिछले क्वार्टर का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो आप इस क्वार्टर के अंदर R1 फाइल नहीं कर पाओगे। If the details of the outward supply for the any previous tax period has not been furnished by him through filing GSTR1, अगर पिछले टैक्स पीरियड का R1 फाइल नहीं करा तो इस महीने की भी R1 फाइल नहीं कर पाओगे। समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये सितंबर का महीना है, समझो। अब अगर तुमने सितंबर का 3B फाइल नहीं किया हुआ तो तुम अक्टूबर में R1 फाइल नहीं कर पाओगे। तुमने अगर सितंबर का R1 फाइल नहीं किया तो तुम अक्टूबर का भी R1 फाइल नहीं कर पाओगे। अगर तुम QRMP में थे, और तुमने अभी जुलाई अगस्त सितंबर का 3B फाइल नहीं किया तो तुम अक्टूबर महीने के अंदर R1 फाइल नहीं कर सकते। तुम अक्टूबर महीने के अंदर R1 फाइल नहीं कर सकते। तो अगर पिछले टैक्स पीरियड की रिटर्न पेंडिंग है, कुल मिला के पिछले टैक्स पीरियड की अगर रिटर्न पेंडिंग है तो आप करंट पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ऐसे ही एक नया रूल आया है, रूल 88C। ऐसे ही एक नया रूल आया है, रूल 88C। रूल 88C कहता है कि अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड में अगर आपका GSTR1 और 3B मिसमैच है, अगर आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड का R1 और 3B मिसमैच है तो आप करंट पीरियड में R1 फाइल नहीं कर सकते जब तक आप वो मिसमैचिंग वाला टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं कर देते। अगर पिछले टैक्स पीरियड के अंदर आपके R1 में और 3B में मिसमैच है तो आप करंट टैक्स पीरियड का R1 फाइल नहीं कर सकते जब तक आप पिछले टैक्स पीरियड की ये जो मिसमैचिंग है इसको रेक्टिफाई नहीं कर लेते टैक्स का अमाउंट पे करके। इसके बाद आता है फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई। तो इनवर्ट सप्लाई आपको फर्निश नहीं करनी होती है, ये ऑटो जनरेट होती है। तो इनवर्ट सप्लाई में दो चीजें आती हैं, एक आता है 2A और एक आता है 2B।
टू ए जो है वो सिस्टम जनरेटेड है, मतलब ऑटो जनरेटेड है, रीड ओनली स्टेटमेंट है, आप इसके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इट इज अ सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली इनवर्ट सप्लाईज फॉर अ रिसिपिएंट। दिस स्टेटमेंट इज अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। द डिटेल्स बिकम अवेलेबल टू द रिसिपिएंट फॉर व्यू, डाउनलोड एंड आर अपडेटेड इंक्रीमेंटली as and when supplier upload or change the detail in their respective form of written statement for the given text period। तो जैसे ही सप्लायर अपना R1 फाइल करता है, जैसे ही सप्लायर अपना R1 फाइल करता है, इसकी इंफॉर्मेशन अपने आप 2A में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लोगों से गुड्स खरीदे, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लोगों से गुड्स खरीदे, आपने राम से गुड्स खरीदा, आपने श्याम से गुड्स खरीदा, आपने मोहन से गुड्स खरीदा और आपने टीनू से गुड्स खरीदा। राम ने अपना R1 10 अगस्त को फाइल कर दिया, तो आपकी ये इंफॉर्मेशन 2A के अंदर 10 अगस्त को आ जाएगी। श्याम ने अपना R1 11 अगस्त को फाइल कर दिया, ये इंफॉर्मेशन 2B के अंदर 11 अगस्त को आ जाएगी। मोहन ने भी अपना R1 11 अगस्त को फाइल कर दिया, ये इंफॉर्मेशन आपके 2A के अंदर 11 अगस्त को आ जाएगी। टीनू ने अपना R1 15 अगस्त को फाइल किया, ये इंफॉर्मेशन आपके 2A के अंदर 15 अगस्त को आएगी। एज एंड व्हेन आपका सप्लायर R1 फाइल करता है, एज एंड व्हेन आपका सप्लायर R1 फाइल करता है, इसका इंपैक्ट इमीडिएटली 2A पे आ जाता है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द फॉर्म R1 is available electronically to the concerned registered person in a form 2A। 2B क्या है सर? 2B भी ऑटो ड्राफ्टेड है, रीड ओनली स्टेटमेंट है, कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। कौन सा आईटीसी आप ले सकते हो? इज मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द एवरी मंथ। ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। 2A क्या है? 2A अपडेट होता है रियल टाइम बेसिस पे। 2A डायनामिक स्टेटमेंट है, लेकिन 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है और इट इज कंसिस्टेंट। इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द सप्लायर in the R1 between the day immediately after the due date of the furnishing of the R1 for the previous month to the due date of furnishing of the R1 for the month। अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है 2B आपको कब अवेलेबल होगा? 2B आपको अवेलेबल होगा प्रीवियस टैक्स पीरियड की R1 की ड्यू डेट के बाद, प्रीवियस टैक्स पीरियड की R1 की ड्यू डेट के बाद, आफ्टर प्रीवियस टैक्स पीरियड की R1 की ड्यू डेट के बाद, और कब तक अवेलेबल रहेगा? नेक्स्ट टैक्स पीरियड की R1 की ड्यू डेट, नेक्स्ट टैक्स पीरियड की R1 की ड्यू डेट। तो जैसे मान लो अभी करंट महीना चल रहा है अक्टूबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अक्टूबर 2023 करंट महीना चल रहा है, ठीक है? तो अक्टूबर में जो मुझे 2B मिलेगा, वो कौन सा वाला होगा और कब मिलेगा? पिछला महीना, अक्टूबर का पिछला महीना है सितंबर की R1 की ड्यू डेट है 11 अक्टूबर। तो मुझे 2B मिलेगा 11 अक्टूबर के बाद से 12 अक्टूबर तक। मुझे ये मिलेगा 12 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर 23 से मिलेगा। कब तक मिलेगा? अगले महीने की R1 की ड्यू डेट तक। अगला महीना है नवंबर 23 की R1 की ड्यू डेट कितनी है? इसकी ड्यू डेट है 11 नवंबर 23। तो मेरे पास 2B आएगा, सितंबर के महीने का। मेरे पास 2B आएगा सितंबर के महीने का 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 23 तक। 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 23 तक। मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी इनवॉइसेस 11 अक्टूबर तक फाइल कर देगा मेरा सप्लायर, वो मेरे इधर 2B में दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि यहां पर देखो, ये वाली जो 3 सप्लाईज हैं, ये मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होंगी। ये वाली 3 इनवॉइसेस मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होंगी।
ये मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होंगी और इनका आईटीसी मेरे पास अवेलेबल है। बात समझ रहे हो? अब 2B के अंदर दो आईटीसी मिलते हैं। एक मिलता है आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड, एक मिलता है आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड, और एक मिलता है आईटीसी ब्लॉक्ड। एक मिलता है आईटीसी ब्लॉक्ड। जिसका आईटीसी ब्लॉक्ड है उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, जिसका आईटीसी ब्लॉक नहीं है उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं। तो 2B के अंदर एलिजिबल आईटीसी आते हैं, लेकिन एलिजिबल आईटीसी दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं नॉट ब्लॉक्ड और एक आते हैं ब्लॉक्ड। नॉट ब्लॉक्ड वाले का मैं क्रेडिट ले सकता हूं, ब्लॉक्ड वाले का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये वाली बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में हम 3B फाइल करते हैं। 39 के अंदर हम लोग 3B फाइल करते हैं, राइट। अब ये 3B आपसे क्या कह रहा है? सेक्शन 39(1) एक मंथली रिटर्न है, GSTR 3 फॉर द एवरी टैक्स पीरियड अदर देन ISD, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स, ई-कॉमर्स ऑपरेटर एंड द सप्लायर ऑफ OIDR, provided that the government may on the recommendation of council notify a certain class of registered person shall furnish a return for every quarter। क्वार्टर का ऑप्शन दे दिया। तो इनिशियली आपके पास GSTR 3 प्रिस्क्राइब्ड थी, लेकिन सरकार कभी भी GSTR 3 लेकर ही नहीं आ पाई। जब GST आया था तो GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 प्रिस्क्राइब्ड थी। सरकार GSTR 1 लेकर आई, 2 वो कभी ला ही नहीं पाई और 3B वो कभी ला ही नहीं पाई। तो 2 के लिए 2A और 2B आ चुका है, और 3 के लिए कभी 3 नहीं आया, उसके लिए 3B आया है। 3B एक सिंपल रिटर्न है, ये समरी होती है जिसमें आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताते हो। इसमें आपको इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देना होता, कंसोलिडेटेड डिटेल देना होता है। आप आउटवर्ड सप्लाई की कंसोलिडेटेड डिटेल देते हो, इनवर्ड सप्लाई की कंसोलिडेटेड डिटेल देते हो, जो रिवर्स चार्ज में आपको टैक्सेस पे करना है उसकी कंसोलिडेटेड डिटेल देते हो, एलिजिबल आईटीसी जो आपके पास 2B से आ रहा है उसकी डिटेल देते हो, कितना टैक्स आपको पे करना है, कितना आपका रिफंड है वो आप बताते हो। 3B के अंदर इनवॉइस वाइज डेटा नहीं जाता। 3B आपको सबमिट करना होता है इलेक्ट्रॉनिकली अपने कॉमन पोर्टल पे। ठीक है, 3B मंथली या फिर क्वार्टरली फाइल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपने QRMP लिया है कि नहीं। ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न क्या है? जो व्यक्ति मंथली GSTR 3B भर रहा है उसे अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होता है, और जो क्वार्टरली 3B भर रहा है उसे अगले महीने की 22 और 24 तारीख तक भरना होता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप कौन से रीजन में आते हो। तो अभी इसके ऊपर बात अपन बाद में करेंगे। मोटी मोटी चीज जो समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि आपको 3B कब तक फाइल करनी होती है। 3B आपको फाइल करनी होती है अगले महीने की 20 तारीख तक। तो अगर आपने QRMP ऑप्ट नहीं किया है, अगर आपने QRMP ऑप्ट नहीं किया है तो आप 3B फाइल करोगे अगले महीने की 20 तारीख तक, यानी कि अक्टूबर का 3B कब तक फाइल होगा? 20 नवंबर तक फाइल होगा। लेकिन अगर आपने QRMP ऑप्ट कर लिया है तो ऐसे केस में, जैसे मान लो आपके पास अप्रैल मई जून है, इसका आपको भरना पड़ेगा 22 जुलाई या फिर 24 जुलाई एज द केस में भी। 2 डेट्स दी गई हैं क्वार्टरली वालों को, 2 डेट्स दी गई हैं, या तो 22 जुलाई या तो 24 जुलाई, और स्टेट्स के बेस में बांट दिया है। कुछ स्टेट्स के अंदर 22 जुलाई इज द डेट, कुछ स्टेट्स के अंदर 24 जुलाई इज द डेट। ये अभी मैं आपको QRMP में बता दूंगा। QRMP की बातें QRMP में करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो सर 3B का कंटेंट कैसा होता है? बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे आप इसमें अपना GSTN बताते हो, लीगल नेम बताते हो, टैक्स पीरियड बताते हो, समराइज डिटेल देते हो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई की, समराइज डिटेल देते हो इंटर स्टेट सप्लाईज की जो अनरजिस्टर्ड को करी हैं, कॉम्पोजिशन को करी हैं, एलिजिबल ITC बताते हो, कितनी एग्जेम्प्ट निल रेटेड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई ली है, कितना टैक्स पे करना है, क्या TDS और TCS है, और कितना रिफंड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं GSTR 4 की। GSTR 4 क्या है? GSTR 4 आपका सेक्शन 39 के अंदर ही आता है। ये किसको भरना होता है? कॉम्पोजिशन सप्लायर को भरना होता है। इनको साल में एक बारी ये भरनी होती है। GSTR 4 कब भरनी होती है? साल खत्म होते ही 30 दिन के अंदर अंदर।
साल खत्म होते ही 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का R4 कब तक जाएगा? 30 अप्रैल 24 तक जाएगा। अगर मैंने 23-24 में कॉम्पोजिशन लिया हुआ है, 23-24 में अगर मैंने कॉम्पोजिशन लिया हुआ है, तो मुझे R4 फाइल करना है। और R4 कब तक फाइल करना है? फाइनेंशियल ईयर के एंड होते ही 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को ये फाइल करके चलना है। तो सर अगर आप रिटर्न साल में एक बारी भरोगे तो क्या टैक्सेस भी साल में एक बारी दोगे? नहीं सर, जो कॉम्पोजिशन स्कीम लेता है उसे क्वार्टरली टैक्सेस पे करने होते हैं और उनको एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है CMP08। CMP08 फाइल किया जाता है पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स को पे करने के लिए, और ये CMP08 फाइल करना होता है 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। यानी कि आपका जो अप्रैल में जून वाला क्वार्टर है, इसका CMP08 18 जुलाई को जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर है, इसका जाएगा 18 अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, इसका जाएगा 18 नवंबर को। तो CMP08 अपन फाइल करते हैं टैक्सेस को पे करने के लिए, क्वार्टरली फाइल करते हैं और रिटर्न साल में एक भरते हैं R4। ठीक है। इसके बाद जो कॉम्पोजिशन में होते हैं ना वो ITC लेते हैं ना वो ITC पास ऑन करते हैं, ये बात हमको पता है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को अपनी जो डिटेल देनी होती है वो कंसोलिडेटेड देनी होती है, इनको इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी होती। लेकिन इन्होंने जो इनवर्ट सप्लाई करी होती हैं वहां पर इनको इनवॉइस वाइज डिटेल देना होता है। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कंसोलिडेटेड देता है, लेकिन अपनी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल इनवॉइस वाइज देता है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट और रिटर्न फॉर द पीरियड प्रायर टू द ऑप्टिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने से पहले ऑब्वियसली आप नॉर्मल स्कीम में होगे, तो नॉर्मल स्कीम के अंदर आपको R1 फाइल करना होता है, 3B फाइल करना होता है। तो अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई रिटर्न पेंडिंग है और आप करंटली कॉम्पोजिशन में हो, तो आप प्रीवियस टैक्स पीरियड का R1 और 3B फाइल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब तक फाइल कर सकते हो? 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर। 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और आपका जो एनुअल रिटर्न का डेट है, दोनों में जो भी अर्लियर है। ठीक है जी, ठीक है। ये वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका है। अगर आपने मान लीजिए पूरे क्वार्टर में कोई परचेस नहीं करी, कोई सेल नहीं करी, पूरे क्वार्टर में आपकी इनवर्ड सप्लाई जीरो है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई जीरो है। मतलब आपने एक भी रुपए की इनवर्ड सप्लाई नहीं करी, एक भी रुपए की आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी, तो आप नील CMP फाइल कर सकते हो। और नील CMP फाइल करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप SMS के थ्रू ये काम कर सकते हो। R4 का कंटेंट क्या होता है, जस्ट एक बार रीड कर लेना। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है। अभी QRMP के ऊपर हम बात कर लेंगे अलग से, QRMP के ऊपर हम अलग से बात कर लेंगे, QRMP के ऊपर अलग से बात हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रिटर्न फाइल किया, लेट्स से आपने मई 23 का आपने 3B फाइल किया, मई 23 का आपने 3B फाइल किया, मान लीजिए ऑन 20th जून 23, लेकिन इसमें मिस्टेक था और अब आपको मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो? सर अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर, अगला फाइनेंशियल ईयर मतलब 24-25, तो 30 नवंबर 24 तक रेक्टिफाई कर सकते हो। या फिर एनुअल फाइलिंग, जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट है, मान लीजिए आपने 23-24 का एनुअल रिटर्न फाइल किया, आपने 23-24 का एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया 16 अगस्त 24 को, तो 30 नवंबर और 16 अगस्त 24 दोनों में जो भी अर्लियर है, यानी कि आप अपनी 23-24 की कोई भी मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकते हो 16 अगस्त 24 को। लेकिन मान लो 16 अगस्त 24 की जगह अगर आपने ये 15 दिसंबर 24 को भरा होता, तो आप फिर अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते 15 दिसंबर 24 तक। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, या फिर एनुअल रिटर्न ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, दोनों में जो भी अर्लियर है वहां तक आप अपने रिटर्न को क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बेटा फर्स्ट रिटर्न की। फर्स्ट रिटर्न क्या होती है? सर फर्स्ट रिटर्न मतलब जब आप पहली बार रजिस्टर हुए थे और अपना पहला रिटर्न फाइल कर रहे थे।
When a person becomes liable to register, he may apply for the registration within 30 days. Registration वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है. There might be a time lag between a person becoming liable to registration and a grant of registration. मान लो आप लायबल हुए थे 10 जुलाई को, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है मान के चलते हैं 25 जुलाई को, तो 15 दिन का गैप है. आप लायबल हो चुके हो लेकिन रजिस्ट्रेशन 25 तारीख को मिला है. तो इस 15 दिन में पेंडेंसी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, 15 दिन में आपने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है उन सप्लाईज का डिटेल भी आपको प्रोवाइड करना होता है जब आप अपनी पहली रिटर्न फाइल करोगे. तो आप जुलाई महीने की पहली रिटर्न फाइल करोगे 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त की जो पहली रिटर्न होगी उसमें 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आपने जो सेल करी है उसका डेटा आपको प्रोवाइड करके चलना पड़ेगा. सेक्शन 40 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिक्लेयर हिज आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द सेड पीरियड मतलब 10 जुलाई से 25 जुलाई, जितने टाइम में आप लायबल तो थे लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट नहीं हुआ था, अपनी पहली रिटर्न के अंदर आपको वो डेटा देके चलना पड़ेगा. इसके बाद आती है एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न क्या होती है कि आपको पूरे साल का एक रिटर्न और फाइल करना होता है. एनुअल रिटर्न किसको फाइल करना है? सभी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है. किसको फाइल नहीं करना है? सीटीपी को फाइल नहीं करना है, एनआरटीपी को फाइल नहीं करना है, आईएसडी को फाइल नहीं करना है, जो टीडीएस काटने के लिए या फिर कलेक्ट करने के लिए जीएसटी में रजिस्टर हुए हैं उनको नहीं करना है, और जो ओआईडीएआर की सर्विसेज दे रहे हैं इन्हें भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है. एनुअल रिटर्न कब फाइल करनी होती है? एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक. यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 की जो एनुअल रिटर्न है वो कब तक जा सकती है? सर प्रीवियस ईयर 23-24 की एनुअल रिटर्न जा सकती है 31 दिसंबर 24 तक, अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक. एनुअल रिटर्न का फॉर्म कौन सा होता है? अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो आपको R9 GSTR9 फाइल करना होता है, और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपको GSTR9A फाइल करना होता है. Other point, every registered person who is required to get his accounts audited shall also furnish electronically a copy of the audited accounts and a self-declaration reconciling the statement in the prescribed form along with the annual return. तो अगर आपके बुक्स का ऑडिट भी होना है 35 के हिसाब से, मतलब जीएसटी के अंदर अगर आपका ऑडिट होना है, अगर आपका जीएसटी के अंदर ऑडिट होना है तो आपको अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी. इसके बाद आता है आपके पास फाइनल रिटर्न. फाइनल रिटर्न आता है सेक्शन 45 रीड विद रूल नंबर 81 ऑफ द सीजीएसटी रूल. फाइनल रिटर्न किसको भरनी होती है? रजिस्ट्रेशन जब आपका कैंसिल हो रहा होता है तब उसके बाद आपको अपनी फाइनल रिटर्न भरनी होती है. फाइनल रिटर्न आपको कब भरनी होती है? 3 महीने के अंदर भरनी होती है. 3 महीने कहां से काउंट होंगे? जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या फिर जिस दिन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास हुआ है, दोनों में जो भी लेटर है. अब जैसे मान लो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ है 15 जुलाई 23 को, और उस ऑर्डर में लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 23, तो 3 महीने कहां से काउंट करेंगे? ऑर्डर की डेट से कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उसकी डेट से. तो यहां पे लेटर लिखा हुआ है, यानी कि 3 महीने आपके काउंट करे जाएंगे 1 अगस्त 2023 से. 1 अगस्त 23 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करके चलना पड़ेगा. इसके बाद R11 आप इग्नोर कर दो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना, काम चल जाएगा. अगर आपने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया या फिर डिले किया तो उस केस में सबसे पहले आपके पास नोटिस आएगी, और वो नोटिस आपसे कहेगी कि 15 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर दो. आपने अपनी 39 वाली रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने टीसीएस वाली स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, तो आपके पास एक नोटिस आएगी कि भैया 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दो. और अगर आपने वो भी नहीं करा तो उसके बाद आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगी. आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगी. क्या लेट फीस लगेगी सर? फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ R1 एंड 3B. रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाई इन द टैक्स पीरियड, मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई 0 है टैक्स पीरियड में, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एज पर GSTR 3B इज नील. भाई या तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई नील है या तो आपका टैक्स पेबल नील है और आपने अपना रिटर्न लेट फाइल किया, तो इस केस में आपको 100 रुपीज एवरी डे की पेनल्टी लगेगी, और ये मैक्सिमम कितनी लगेगी? 250 रुपीज की. अगर आपका अदर केस है मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई नील नहीं है और ना ही आपका टैक्स पेबल नील है,
लेकिन आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं करता, तो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, जो कि मैक्सिमम 1000 तक जाएगी। अगर आपका टैक्स पीरियड में आउटवर्ड सप्लाई नील नहीं है, आपका टैक्स पेबल नील नहीं है, और पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, तो 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 2500 तक। और पिछले साल का टर्नओवर अगर आपका एक्सीड करता है 5 करोड़ को, तो 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी पर डे, और मैक्सिमम लगेगी 5000 रुपए तक। अगर आपने R4 को लेट फाइल किया तो उस केस में क्या होगा? अगर आपका R4 का जो टैक्स है वो निल है, तो 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 250 की। लेकिन R4 का टैक्स निल नहीं है, तो 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 1000 रुपए की। अगर आप एक NRTP हैं और अपने R5 टाइम से फाइल नहीं करा, या फिर आपने रिटर्न 10 जो फाइनल रिटर्न है वो टाइम से फाइल नहीं करा, तो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 5000 रुपए तक। अगर एनुअल रिटर्न आपने लेट फाइल किया तो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम आपकी जो पेनल्टी जाएगी वो जाएगी 0.25% ऑफ द टर्नओवर तक। अब ये जो हमने पेनल्टीज पढ़ी है ये केवल CGST की हैं, इतनी ही पेनल्टी SGST और UTGST एक्ट के अंदर भी लगेगी। तो 100 रुपए पर डे आपको लगेगी CGST में और 100 रुपए पर डे लगेगी SGST में, जो कि मैक्सिमम 250 CGST और 250 SGST। 100 रुपए पर डे CGST में, 100 रुपए पर डे SGST में, मैक्सिमम 1000 रुपए CGST और 1000 रुपए SGST में। इस तरीके से आपका यह पेनल्टी चलने वाला है, राइट। चलिए अब हम लोग QRMP की बात कर लेते हैं। तो QRMP जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स है। सरकार कहती है कि अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नॉर्मली मंथली रिटर्न्स फाइल करने की जगह आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर दो। नॉर्मली क्या होता है, आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, मंथली ही टैक्सेस पे करने होते हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि सर आप, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ है हर महीने रिटर्न फाइल करने में, तो आपको हम एक ऑप्शन देते हैं। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 5 CR एक्सीड नहीं करता, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं QRMP स्कीम। यानी आप अपना R1 और अपनी R3B, मतलब GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल और GSTR3B जो समराइज रिटर्न है, ये आप कैसे फाइल कर सकते हो? ये आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, लेकिन टैक्सेस आपको मंथली ही पे करने पड़ेंगे, उसमें हम कोई रियायत नहीं कर सकते। तो आपका रिटर्न क्वार्टरली आ सकता है अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। ये जो QRMP की स्कीम है ये आपको GS10 वाइज मिलती है। मतलब अगर मान लो मेरे 3 स्टेट्स में ऑफिसेस हैं, मेरा ऑफिस यूपी में भी है, मेरा ऑफिस MP में भी है और मेरा ऑफिस राजस्थान में भी है, तो अगर मैंने यूपी के अंदर QRMP ऑप्ट किया तो बेटा ये ऑटोमेटिकली बाकी स्टेट्स पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यूपी का क्वार्टरली रिटर्न फाइल करूं और MP और राजस्थान में मंथली ले लूं, नहीं हो सकता। GS10 वाइज है। तो जैसे कॉम्पोजिशन होता था कि अगर एक स्टेट पे आपको कॉम्पोजिशन मिल गया तो वो सभी स्टेट्स में आपके जो बिजनेसेस हैं वहां पर एप्लीकेबल होगा, ठीक वैसा ही है। कंडीशन क्या है QRMP ऑप्ट करने से पहले? आपका जो पिछला रिटर्न ड्यू है, चाहे वो R1 हो चाहे वो R3B हो, मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हो चाहे समराइज रिटर्न की डिटेल हो, ये आपने फाइल कर रखा हो। अगर आपको QRMP ऑप्ट करना है तो QRMP आपको ऑप्ट करना है फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर एंड द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द रिलेवेंट क्वार्टर। तो जैसे क्वार्टर 1 में आप नॉर्मल स्कीम में थे, मतलब आप मंथली रिटर्न्स फाइल कर रहे थे, लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि क्वार्टर 2 में मैं क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करूं, मैं QRMP में चला जाऊं। तो अगर आप चाहते हो कि क्वार्टर 2 में आपको QRMP मिले, तो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से लेकर रिलेवेंट क्वार्टर के पहले महीने के लास्ट डे तक आपको QRMP ऑप्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि क्वार्टर 2 में आपको QRMP मिले, तो यह ऑप्शन ऑप्ट करने की विंडो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से खुल जाती है
और रिलेवेंट क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख तक खुली रहती है। इससे पहले आप ऑप्ट नहीं कर सकते और इसके बाद आप ऑप्ट नहीं कर सकते। जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा, जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा 5 करोड़ को, आपकी QRMP स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा 5 करोड़ को, आपकी करंट में स्कीम जो है वो लैप्स हो जाएगी, QRMP स्कीम लैप्स हो जाएगी। ऑप्शन ऑफ द QRMP लैप्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वार्टर। Option of the QRMP lapses from the following quarter when the aggregate turnover exceed 5 करोड़ during the current quarter। इस क्वार्टर में अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करेगा तो उसके अगले क्वार्टर से मेरे पास QRMP नहीं रहेगी। इस क्वार्टर में अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करेगा तो उसके अगले क्वार्टर से मेरे पास QRMP स्कीम नहीं रहेगी। तो जैसे मान लो मैं क्वार्टर 1 में QRMP में था, अप्रैल में 40 लाख, मई में 49 लाख, जून में 50। क्वार्टर 2 में भी मैं QRMP में था, जुलाई में 50, अगस्त में 49, सितंबर में 50। क्वार्टर 3 के पहले महीने अक्टूबर में मेरा टर्नओवर 4 करोड़ हो गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर मेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया 5 करोड़ को। अगर आप इसको सम कर लोगे तो ये सम 5 करोड़ से ज्यादा आएगा, ये सम 5 करोड़ से ज्यादा आएगा। तो मेरा टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर गया। तो जो करंट क्वार्टर है राजा बेटा, करंट क्वार्टर है, इस क्वार्टर में तो मैं QRMP में ही रहूंगा, इस क्वार्टर में तो मैं QRMP में ही रहूंगा। जिस क्वार्टर में मेरा टर्नओवर एक्सीड करेगा उस क्वार्टर में तो मैं QRMP में ही रहूंगा, लेकिन उसके बाद वाला जो क्वार्टर है उसमें मुझे नॉर्मल स्कीम के अंदर भेज दिया जाएगा। इसके जो बाद वाला क्वार्टर है उसमें मुझे नॉर्मल स्कीम के अंदर भेज दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं चाहूं कि मुझे ऑप्ट आउट करना है QRMP से, मैं अगर ये चाहूं कि मुझे QRMP से ऑप्ट आउट करना है तो मैं कभी भी QRMP से ऑप्ट आउट हो सकता हूं, और ऑप्ट आउट करने का तरीका भी सेम है जो ऑप्ट इन करने का है। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगले क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में मैं वापस से नॉर्मल स्कीम में आ जाऊं, मैं चाहता हूं कि क्वार्टर 3 में मैं वापस से नॉर्मल स्कीम में आ जाऊं, तो अब पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख, मतलब कि 1 अगस्त 23 से ये विंडो ओपन हो जाएगी। और करंट क्वार्टर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, करंट क्वार्टर आएगा अक्टूबर की लास्ट डेट 31 अक्टूबर। तो 1 अगस्त 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023, इसके बीच में मैं कभी भी ऑप्ट आउट कर सकता हूं QRMP स्कीम से। अब अगर मैं QRMP स्कीम में आ जाता हूं और मैं क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करूंगा तो इससे सबसे बड़ा नुकसान उनको होगा जिनको ITC लेना है। जैसे मान लो आप रजिस्टर्ड व्यक्ति हो, तो आपको ITC कब मिलेगा? आपको ITC तब मिलेगा जब मैं R1 फाइल करूंगा और वो ITC आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैंने रिटर्न क्वार्टरली फाइल करी तो ये इंफॉर्मेशन आपके 2B में क्वार्टरली आएगी, मतलब आप एक क्वार्टर के बाद ITC ले पाएंगे। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो फिर आप मुझसे धंधा करना बंद कर देंगे। तो सरकार ने मुझको ऑप्शन दिया कि अगर आप B2B ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब आपके रिसिपिएंट को ITC चाहिए, तो जो क्वार्टर के पहले 2 महीने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर, उसके लिए हम आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दे देते हैं, IFF। इस IFF के अंदर आपको क्या करना है, जो आपने B2B सेल करी है आपको उसकी डिटेल देनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके रिसिपिएंट के 2A और 2B में ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी और उसको ITC सेम मंथ में मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो तीसरा महीना है उसका आपको R1 फाइल करना है। तो जो आपकी IFF में इंफॉर्मेशन गई है वो हम ऑटो पॉपुलेट करवा देंगे R1 में, और आपको पहले से लेकर तीसरे महीने तक जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने सेल करी है वो R1 में दे देना, तीसरे महीने की जो सेल है वो R1 में दे देना। ठीक है। दूसरी एक चीज, ये जो IFF की फैसिलिटी है इसमें आप मैक्सिमम इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो 50 लाख रुपए तक की ही, 50 लाख से ज्यादा की इनवॉइसेस आप अपलोड नहीं कर सकते। ये R1 और IFF की फैसिलिटी हमको कब मिलेगी? अप टू 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो इस महीने का अगर मुझे IFF फाइल करना है तो अगले महीने की 13 तारीख तक फाइल किया जा सकता है। मैनर ऑफ फर्निशिंग द 3B, तो अगर आप साउथ के स्टेट पे हो, वेस्ट के स्टेट पे हो, मिडल वाले स्टेट्स पे हो, मतलब नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक, मिडल में आपका MP वगैरह आ गया, वेस्ट साइड पे अगर आप चले गए,
मुंबई साइड पे, महाराष्ट्र साइड पे। तो यहां पर आपके पास जो ड्यू डेट है वो है अप टू 22 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। और अगर आप नॉर्थ और ईस्ट को बिलोंग करते हो तो आपके लिए ड्यू डेट है अप टू 24 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, राइट। इसमें आपको जो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स करना है उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स दो तरीके से पे कर सकते हो। जो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स है वो आप दो तरीके से पे कर सकते हो। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स या तो आप फिक्स सम मेथड से कर सकते हो। फिक्स सम मेथड में आपको क्या करना होता है, अगर पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, पिछले क्वार्टर का आपने जो रिटर्न फाइल किया था वो क्वार्टरली किया था, तो आपको 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट क्वार्टर उसका पे करना होता है। अगर पिछला आपने मंथली पे किया था तो 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द लास्ट मंथ आपको हर महीने पे करना होता है। अगर मैं मंथली की बात करूं, सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हो, अपने हिसाब से टैक्स को असेस करके आप पे कर सकते हो। बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है इसको आप लोग जस्ट एक बार रीड कर लेना। बाकी सारी चीजें मैंने आपको QRMP में बता दी। अच्छा, QRMP में भी जो आप डिटेल देते हो, चाहे IFF की बात करो, चाहे आप GSTR1 की बात करो, आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होंगी वो सेम उसी मैनर में होंगी जो हमने सेक्शन 37 में पढ़ा था। कि मतलब आपने जो B2B ट्रांजैक्शंस करे हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट रजिस्टर्ड व्यक्ति को जो माल भेजा है उसको इनवॉइस देना पड़ेगा। इंटर स्टेट जो अनरजिस्टर्ड को भेजा है जहां पे वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है वो भी आपको इनवॉइस वाइज देना पड़ेगा। जो इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर्ड को भेजा है, कितनी भी वैल्यू का हो वो कंसोलिडेटेड दे सकते हो। इंटर स्टेट जो अनरजिस्टर्ड को भेजा है जहां पे 2.5 लाख को एक्सीड नहीं करता है वहां पे कंसोलिडेटेड दे सकते हो। हर एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जानकारी भी आपको देनी पड़ती है, राइट दोस्तों। और इसी के साथ जितनी भी काम की बातें थी रिटर्न्स की वो हमने अच्छी तरीके से कर ली हैं। आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार सुन लोगे तो आपका सारा का सारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो केवल और केवल एक बार गो थ्रू भी करोगे ना, रीड भी कर लोगे तो भी आपका काम चला जाएगा, राइट। मेनली जो आपके पास रिटर्न चैप्टर में एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से निकल कर आएंगे। DPP जो हमने आपको इश्यू करी है उसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना अपना ख्याल रखो बच्चों। बाय टू एवरीवन, लव यू।